हेलो एवरीवन, मैं प्रीत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएससी लवर पर। सो फ्रेंड, कैसे हो आप? होप यू आर डूइंग वेल। आपकी स्टडी, आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ, आपकी प्रिपरेशन, एवरीथिंग बहुत बिंदास चल रहा होगा। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते हो, हमने स्टार्ट की हुई है लूसेंट सीरीज़, जिसमें हमने प्राचीन इतिहास के स्रोत कर लिया है। और कल हमने किया था सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम करेंगे वैदिक सभ्यता और कोशिश करेंगे कि मैं आपको महाजन पदों का जो उदय है वो भी कंप्लीट कर पाऊँ। ठीक है, ये ऐसे टॉपिक है, थोड़े छोटे हैं, ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है ये। ठीक है, इसमें हमने इतिहास का परिचय, सिंधु घाटी सभ्यता, आज हम करेंगे वैदिक सभ्यता और महाजन पदों का उदय। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस जो मैं आपको करवा रही हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, और कहीं पे भी किसी तरह की आपको प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इसकी जो प्लेलिस्ट है वो जो इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूँगी। मैंने जो भी आपको करवाए थे, कल सिंधु घाटी सभ्यता की रह गई है आपकी, वो भी टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, जिन्होंने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है ना। वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड रहा था 1500 से लेकर 600 बीसी तक रहा था, यानी कि बिफोर क्रिश, ईसा मसीह के जन्म से पहले 1500 से 600 बीसी। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम था वो था 2500 से 1750 तक। ठीक है, वैदिक सभ्यता एक तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दो भागों में विभाजित थी। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो था 1500 से 1000 बीसी। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का टाइम 1500 से लेकर 1000 बीसी तक है और उत्तर वैदिक काल का 1000 से लेकर 600 बीसी तक है। ठीक है, अगर आपसे वैदिक सभ्यता का पूछे तो आपको कह देना है कि 1500 से तो 600 तक है, और ऋग्वैदिक काल का 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 बीसी। वैदिक सभ्यता में आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता थी जो उसको आर्य सभ्यता भी कहते थे। ठीक है, वैदिक सभ्यता को क्या कहा जाता था? वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता था। आर्य, आर्य का अर्थ क्या होता था? आर्य का अर्थ होता था उच्च कुल में पैदा होना, श्रेष्ठ, कुलीन, बड़ा, उत्पन्न। ठीक है, आर्य का मतलब होता था जो उच्च कुल में पैदा हुआ होता था, उसके लिए आर्य शब्द का यूज होता था, श्रेष्ठ, कुलीन, बड़ा। ठीक है, ये अर्थ होते हैं आर्य के। आगे पढ़ लेते हैं आर्य की पहचान। आर्य की पहचान किस तरह से होती थी? क्योंकि पहचान किस तरह से होती थी? जो आर्य की पहचान थी वो होती थी नागरिक प्रजाति से, यानी कि निडर, वो ना डरने वाली जाति थी। ठीक है, आर्य किस तरह की जाति थी? ना डरने वाली, नागरिक प्रजाति। आर्य को किसी भी लिपि का ज्ञान नहीं था। ठीक है, आर्य को किसी लिपि का ज्ञान नहीं था। प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वाले को आर्य कहा जाता था। आर्य किसको कहा जाता था? जो ईरान की भाषा बोलते थे उनको आर्य कहा जाता था। और आर्यों को किसी लिपि का ज्ञान नहीं था। आर्य की पहचान नागरिक प्रजाति से होती थी। और आर्यों का जो अर्थ होता था, आर्य का जो अर्थ था श्रेष्ठ, कुलीन, बड़ा और उच्च कुल में उत्पन्न। ठीक है ना। आगे पढ़ लेते हैं भारतीय संस्कृति और सभ्यता का संस्थापक। भारत की जो संस्कृति है और उसका जो सभ्यता है, भारत की जो सभ्यता है उसका संस्थापक आर्य को माना जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का संस्थापक कौन है, तो आपको बता देना है कि आर्य। ठीक है, आर्य जो संस्कृत भाषा का शब्द है, आर्य को किस भाषा का शब्द है? आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्यों के बारे में मैंने आपको बताया कि उच्च कुल आर्य, सबसे पहले बात हो जाती है कि आर्य जो वैदिक सभ्यता थी उसको आर्य सभ्यता कहते थे। आर्यों का अर्थ होता था श्रेष्ठ, कुलीन, बड़ा। आर्य की पहचान होती थी जो वो नागरिक प्रजाति से होती थी, यानी कि वो किसी से ना डरने वाली प्रजाति होती थी। आर्य को किसी लिपि का ज्ञान नहीं था। प्राचीन ईरानी भाषा को बोलने वाले को आर्य कहा जाता था। भारतीय संस्कृति और सभ्यता का संस्थापक आर्य को कहा जाता है और आर्य संस्कृति भाषा का शब्द है। ठीक है, तो जो मूल निवास स्थान था उसको लेकर बहुत सारे मतभेद थे। अलग अलग इतिहासकारों ने उसकी अलग अलग डेफिनेशन दी है। जोन्स ने आर्यों का जो मूल निवास था यूरोप को बताया है, और बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास बताया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? 1784 ईस्वी में की थी। किसके द्वारा की गई थी? विलियम जोन्स ने की थी। और कहाँ पे की थी? कलकत्ता में। इसी क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बनते हैं।
क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आंसर होगा विलियम जोन्स के द्वारा। कहाँ पे की गई थी, कोलकाता में। और कब की गई थी, 1784 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए आप डबल स्टार मार्क्स कर लीजिएगा, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। विलियम जोन्स ने कालिदास की पुस्तक अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया था, ठीक है। विलियम जोन्स ने आर्यों का मूल निवास यूरोप बताया था, और उसके अलावा विलियम जोन्स ने कालिदास की पुस्तक अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद भी किया था, ठीक है। ये एक तो विलियम जोन्स के बारे में हमने क्या पढ़ा, विलियम जोन्स ने आर्यों का जो मूल निवास था उसको यूरोप को बताया था, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना भी विलियम जोन्स ने की थी, और विलियम जोन्स ने ही कालिदास की पुस्तक अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है गीता रहस्य, ठीक है। कौन सी पुस्तक है बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है गीता रहस्य, जो कि इन्होंने मांडले जेल के अंदर रह के लिखी थी, ठीक है। कहाँ लिखी थी, मांडले जेल के अंदर रह के लिखी थी गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक की बुक्स है। मराठा पुस्तक इंग्लिश भाषा में लिखी थी, और केसरी पुस्तक मराठी भाषा में, ठीक है। मराठा पुस्तक तो इंग्लिश भाषा में लिखी थी, और जो केसरी पुस्तक थी वो थी मराठी भाषा में, ठीक है। इसको भी आप बहुत अच्छे से कर लेना। मैक्स मुल्लर ने जो आर्यों का मूल निवास है वो मिडिल एशिया को बताया है, और दयानंद सरस्वती ने इनका जो आर्यों का मूल निवास है वो तिब्बत को बताया है, ठीक है ना। विलियम जोन्स ने यूरोप को बताया है, बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव को, मैक्स मुल्लर ने मिडिल एशिया को, और दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। सभ्यता ग्रामीण थी, समाज पितर प्रधान था। जो ऋग्वैदिक काल की सभ्यता थी वो किस तरह की थी, ग्रामीण थी। समाज था जो पितर प्रधान था। व्यवसाय क्या था, व्यवसाय कृषि था प्लस व्यवसाय जो कृषि और पशुपालन था। प्रिय पशु जो था उनका घोड़ा था, और कृषि योग्य भूमि को इस तरह की भूमि जिसके ऊपर खेती की जाती थी उसको उर्वरा कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था, उर्वरा कहा जाता था। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा कहा जाता था। आगे पढ़ लेते हैं दशराक्ष युद्ध था जो, उसका उल्लेख 7वें मंडल में मिलता है ऋग्वेद के, ठीक है। दशराक्ष युद्ध का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। जो दशराक्ष युद्ध था वो राजा सुदास प्लस 10 जनों के बीच में हुआ था, ठीक है। किसके साथ हुआ था, राजा सुदास का हुआ था, 10 जनों के साथ हुआ था, और राजा सुदास की इसमें जीत हुई थी और 10 जनों की हार हुई थी। दशराक्ष युद्ध है ये जो, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। इसका उल्लेख 7वें मंडल में है। राजा सुदास और 10 जनों के साथ लड़ा गया था। राजा सुदास की इसमें जीत हुई थी और 10 जनों की जो हार हुई थी, और ये रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। दशराक्ष युद्ध कहाँ पे लड़ा गया था, रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। रावी नदी का जो पुराना नाम है पारुष्णी है, ठीक है। रावी नदी का पुराना नाम क्या है, पारुष्णी। जो समाज था, समाज किस तरह था, ऋग्वैदिक काल का जो समाज था, वर्ण व्यवस्था का विभाजन व्यवसाय के आधार पर किया जाता था, ठीक है। वर्ण व्यवस्था का जो विभाजन था वो किस तरह से किया जाता था, व्यवसाय के आधार पर किया जाता था। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक है। ये ब्राह्मण समाज था जो 4 भागों में विभाजित था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। बाकी की वर्ण व्यवस्था का विभाजन था जो किसके आधार पर, व्यवसाय के आधार पर किया जाता था। प्रशासनिक इकाई क्या थी, प्रशासनिक इकाई सबसे छोटी इकाई परिवार कुल को कहा जाता था, ठीक है। सबसे छोटी इकाई क्या थी, परिवार कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र, ठीक है। क्या प्रशासनिक इकाई पूछा जाएगा आपसे प्रशासनिक इकाई क्या होगी, कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र, और छोटी इकाई परिवार को माना जाता है, ठीक है। मनोरंजन के साधन क्या थे ऋग्वैदिक काल में मनोरंजन के साधन थे संगीत, रथ दौड़, ये 2 थे, ठीक है। मनोरंजन के साधन क्या थे, संगीत और रथ दौड़ थे। प्रिय देवता इंद्र को माना जाता था, ठीक है। प्रिय देवता कौन सा था, प्रिय देवता था जो ऋग्वैदिक काल के लोगों का वो था इंद्र। नदी सरस्वती, गंगा, यमुना और सिंधु 4 तरह की नदियां थी। सरस्वती, गंगा, यमुना और सिंधु का उल्लेख हुआ है। पवित्र नदी सरस्वती को कहा गया है। पूछा जाएगा कि पवित्र नदी किसको कहा जाता है, पवित्र नदी है जो सरस्वती को कहा जाता है। और जो गंगा का उल्लेख हुआ है ऋग्वैदिक काल में 1 बार हुआ है, यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है, और सबसे ज्यादा उल्लेख हुआ है सिंधु नदी का, ठीक है। सबसे ज्यादा उल्लेख किसका हुआ है, सिंधु नदी का हुआ है।
आगे ये इम्पोर्टेंट नदियां हैं जिसको पहले प्राचीन नाम और वर्तमान नाम आपसे पूछ लिए जाएंगे कि ये वर्तमान नाम दे दिया जाएगा आपको, और उस नदी का जो प्राचीन नाम है वो आपसे पूछ लिया जाएगा, या फिर आपको प्राचीन नाम है जो वो दे देंगे और वर्तमान नाम है जो वो पूछ लेंगे। झेलम नदी थी, जो झेलम नदी है वर्तमान में उसको पहले वितस्ता कहा जाता था, ठीक है, झेलम वितस्ता। रावी को पारुषणी, रावी नदी को क्या कहा जाता था, परुषणी कहा जाता था। चिनाब को आसिक्कणी, ठीक है, चिनाब को क्या कहा जाता था, आसिक्कणी। सतलुज को स्तुद्री, गंडक को सदानीरा, गग्गर को दुष्टावती, व्यास को विपाशा, गोमल को गोमती, काबुल को कुंभा। इसको भाई आपको बहुत ही अच्छे से कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। सारी की सारी नदियां जो मैंने आपको बताई हैं इनके प्राचीन नाम और नए वर्तमान में जो नाम है वो आपको बहुत ही अच्छे से आने चाहिए। प्रमुख पेय पदार्थ क्या था, जो प्रमुख पेय पदार्थ था ऋग्वेद काल के लोगों का वो क्या था, सोमरस था, ठीक है, सोमरस था। प्रमुख पेय पदार्थ था सोमरस। विवाह 8 प्रकार के होते थे जिसमें से 2 इम्पोर्टेंट है। वैसे तो 8 प्रकार के जो विवाह हैं उनके बारे में पता होना चाहिए आपको, लेकिन जो इसमें इम्पोर्टेंट है अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, ठीक है। अनुलोम विवाह में क्या होता है, अनुलोम विवाह में पुरुष उच्च कुल का होता है और कन्या निम्न वर्ग की होती है, ठीक है। प्रतिलोम विवाह में पुरुष निम्न कुल का होता है और कन्या है जो उच्च वर्ग की होती है, ठीक है ना। कन्या उच्च वर्ग की होती है, पुरुष निम्न वर्ग का होता है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जो कन्या जीवन भर विवाह नहीं करवाती, ठीक है, सारी उम्र है जो कुंवारी रहती है, को हमारे यहाँ तो कुंवारी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजू कहा गया है, ठीक है, क्या कहा गया है, अमाजू कहा गया है। वेदत्रयी, वेदत्रयी में मैंने आपको कल भी बताया था कि जो परसों बताया था मैंने कि ऋग्वेद है जो 4 तरह के होते हैं, लेकिन जो वेदत्रयी में है, वेदत्रयी में 3 ही वेदों का उल्लेख हुआ है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा ऐसा वेद है जो वेदत्रयी का हिस्सा नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका अर्थवेद। अर्थवेद है जो वेदत्रयी में नहीं आता, और सबसे पुराना ऋग्वेद है, और सबसे नया कौन सा है, सबसे नया हो जाता है अर्थवेद जो कि वेदत्रयी में नहीं आता, ठीक है। आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, ठीक है, आर्यों के द्वारा कौन सी धातु खोजी गई थी, लोहा खोजी गई थी। और तांबे को लौह अयस्क कहते हैं, तांबे को क्या कहा जाता है, लौह अयस्क कहा जाता है। ये आपका हो जाता है भाई वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लोगे, इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, जो इसमें इंपॉर्टेंट था वही मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। ये अब आगे हमारा चैप्टर आ जाता है महाजन पदों का उदय, ठीक है। महाजन पदों का उदय किस तरह से होता है वो आपको मैं आगे पढ़ाऊंगी, उसके बाद उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो महाजन पदों का उदय है, महाजन पद कितने हैं, महाजन पदों की जो संख्या है वो 16 है, ठीक है। कितनी है, महाजन पदों की संख्या 16 है। बीले से बना जन, जन से बना जनपद और जनपद से बन गया महाजनपद। महाजन पदों की जो संख्या है 16 है। महाजन पदों की कितनी संख्या है, 16 संख्या है इसकी। महाजन पदों के बारे में गार्डन चाइल्ड ने बताया है। महाजन पदों के बारे में किसने बताया है, महाजन पदों के बारे में गार्डन चाइल्ड्स ने बताया। किसने बताया, गार्डन चाइल्ड्स ने बताया। और गार्डन चाइल्ड का उल्लेख है जो हमने सिंधु घाटी सभ्यता में भी किया था। गार्डन चाइल्ड ने जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, गार्डन चाइल्ड ने सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा था, ठीक है। क्या कहा था, गार्डन चाइल्ड ने सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा था। और महाजन पदों के बारे में भी गार्डन चाइल्ड ने बताया है। गार्डन चाइल्ड की बुक्स है अर्बन रिवॉल्यूशन, कौन सी है, बुक्स का नाम है अर्बन रिवॉल्यूशन। और द्वितीय नगरीय क्रांति कहा महाजन पदों को, ठीक है। क्या कहा, द्वितीय नगरीय क्रांति महाजन पदों को कहा। प्रथम नगरीय क्रांति किसको कहा था, गार्डन चाइल्ड ने प्रथम नगरीय क्रांति थी जो वो कहा था सिंधु घाटी सभ्यता को। और दूसरी नगरीय क्रांति किसको कहा, दूसरी नगरीय क्रांति कहा महाजन पदों को, ठीक है। कि इसकी महाजन पदों की जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है, भाई महाजन पदों की जो जानकारी है वो बौद्ध ग्रंथों में मिलती है, अगुंतर निकाय में, ठीक है। कहाँ से मिलती है, बौद्ध ग्रंथ में मिलती है, अगुंतर निकाय। और गुंतर निकाय कहा गया है महाजन पदों को, क्या कहा गया है, बौद्ध ग्रंथों में अगुंतर निकाय। और जैन ग्रंथों में क्या कहा गया है महाजन पदों को, जैन ग्रंथों में महाजन पदों को कहा गया है भागवती सूत्र, ठीक है। ये आपको बहुत ही अच्छे से कर लेना है। बाकी मैं आपको बता देती हूँ, इसका आपको इस तरह से याद करने हैं, आपको कर लेने हैं। K4 में क्या आएगा, कांसी, कौशल, कुरु, कंबोज, ठीक है। क्या आएगा, कांसी, कौशल,
कुरु कंबोज। ये हो गई, 4 हो गए, ठीक है। M3 मगध मत्स्यमल, मगध मत्स्यमल, ठीक है। 3 ये हो गए, कांसी कौशल कुरु कंबोज मगध मत्स्यमल। A3 अंग अश्मक अवंती, ठीक है ना। कांसी कौशल कुरु कंबोज मगध मत्स्यमल अंग अश्मक अवंती। आगे आ जाता है भाई आपका सूरसेन गंधार पंचाल चेदी, ठीक है। क्या आ जाता है? सूरसेन गंधार पांचाल चेदी। आगे आ जाता है B2 बजी और बत्स। ये इस तरह से आपको याद कर लेना है, ये इजी वे है इसको याद करने का। K4 हो गया कांसी कौशल कुरु कंबोज, M3 मगध मत्स्यमल, A3 अंग अश्मक अवंती, सूरसेन गंधार पंचाल चेदी, B2 बजी बत्स। भाई ये ना याद, ये मत याद करने बैठ जाना कभी, ये भी याद कर लो कि इसका ये कोई फॉर्मूला है। ये इसलिए लिखा था मैंने कि K4 है कांसी कौशल कुरु कंबोज, और मगध के 3 है मगध मत्स्यमल, और इसके अंग A के भी 3 है अंग अश्मकवंती, सूरसेन गंधार पंचाल चेदी बज्जी बत्स। ये हो गए टोटल 16, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। ये 16 के 16 महाजनपद हैं, और इनकी जो राजधानी है वो भी आपको याद कर लेनी है। अंग की जो राजधानी है वो चंपा है, और आधुनिक जो इसकी राजधानी है वो भागलपुर है, ठीक है। यहाँ एक प्रमुख नदी बंदरगाह थी, ठीक है। चंपा क्या थी? यह एक प्रमुख नदी बंदरगाह थी। चंपा का पुराना नाम मालिनी है। क्या है? चंपा का जो पुराना नाम है मालिनी है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको आप अच्छे से कर लेना। अंग का जो उल्लेख है वो अर्थवेद में मिलता है, ठीक है। अंग का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? अंग का उल्लेख है जो अर्थवेद में मिलता है। कांसी की राजधानी है वाराणसी, और आधुनिक राजधानी भी इसको वाराणसी ही कहते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कांसी का जो उल्लेख है वो कहाँ पे हुआ है? कांसी का उल्लेख हुआ है अर्थवेद में, ठीक है। कांसी का उल्लेख कहाँ पे हुआ है? कांसी का उल्लेख हुआ है अर्थवेद में। आगे बढ़ लेते हैं मगध की राजधानी गिरिवर्ध राजगृह है, जो कि बिहार में पड़ता है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद क्या है? मगध है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मगध राज्य का उत्कर्ष पूरे का पूरा चैप्टर है, ठीक है। उससे आगे हो जाती है, चौथा हो जाता है बत्स है, जो कौशाम्बी में है, जो कि उत्तर प्रदेश प्रयागराज, ठीक है। कहाँ पे है? कौशाम्बी। बत्स की जो राजधानी है वो क्या, कहाँ? बत्स की राजधानी है कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश प्रयागराज। आधुनिक कौन सी है? उत्तर प्रदेश प्रयागराज में। और पुस्तक कौन सी है इसकी? इस पुस्तक है स्वपन सदल्ला। लेखक इसके बास उल्लेख है। कौन है लेखक इसके बास उल्लेख है स्वपन सदता की, ठीक है। वजी की जो राजधानी है वो वैशाली मिथिला विदे, जो कि बिहार में पड़ती है। 8 कुलों का संघ है वजी, ठीक है। वजी कितने कुलों का संघ है? वजी 8 कुलों का संघ है। कौशल श्रावस्ती साकेत, ठीक है। कौशल की राजधानी हो जाती है श्रावस्ती साकेत, उत्तर प्रदेश में। अवंती उज्जैन महिष्मती मालवा में हो जाता है। उत्तर दक्षिणी राजधानी थी इसकी, क्या थी? उत्तरी दक्षिणी राजधानी। अवंती की उज्जैन महिष्मती उत्तरी दक्षिणी राजधानी, जो कि मालवा के MP में पड़ता है। राजा कौन था? राजा चंडप्रदोत। कौन था? राजा चंडप्रदोत अवंती का राजा था। मल कुशीनगर। मल कहाँ पे? मल की राजधानी होती है कुशीनगर। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। मलों के द्वारा संस्कार किया गया था, ठीक है। मलों के द्वारा संस्कार किया गया था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जो कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। जो बुद्ध के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पांचाल की जो राजधानी है काम्पिल्य। द्रौपदी पांचाल राज की कन्या थी। द्रौपदी पांचाल राज की कन्या थी। द्रौपदी कौन थी? पांचाल राज की कन्या थी। चेदी की राजधानी हो जाती है शक्तमती, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। आधुनिक नाम क्या है इसका? बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। राजा कौन था? चेदी का जो राजा था शिशुपाल थे। कौन थे? राजा थे जो शिशुपाल थे। जो चेदी के राजा शिशुपाल थे। और कुरु की हो जाती है इंद्रप्रस्थ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। मत्स्य विराटनगर, जो कि राजस्थान में है, ठीक है। मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर, जो कि राजस्थान में है। सूरसेन मथुरा में है। सूरसेन की राजधानी मथुरा हो जाती है। और इंडिका पुस्तक में सूरसेन का जो उल्लेख किया गया है, ठीक है। सूरसेन का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? इंडिका पुस्तक में मिलता है।
अशमक की राजधानी होती है पोटलीपोतन, जो कि आंध्र प्रदेश में है। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है? अशमक। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद हैं, बिहार में 3 और राजस्थान में 1। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 8 हैं, बिहार में 3 और राजस्थान में 1 है। गंधार, तक्षशिला, गंधार की राजधानी हो जाती है तक्षशिला, और कंबोज की हाट की, ये दोनों के दो पाकिस्तान में हैं। भारत के बाहर 2 महाजनपद हैं। ठीक है, भारत के बाहर कितने महाजनपद हैं? 2 महाजनपद हैं, गंधार और कंबोज, जो कि कहाँ पे पड़ते हैं? पाकिस्तान में पड़ते हैं। गंधार की राजधानी हो जाती है तक्षशिला और कंबोज की राजधानी हो जाती है हाटक। कंबोज की राजधानी हो जाती है हाटक। हाटक था जो श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? हाटक श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। हाटक कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में, भारत के बाहर। हम करेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म, 2 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जैसे आज किए। उम्मीद करती हूँ भाई आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो भी एक लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।